ओके। ये लाइट चली गई थी, पता नहीं कैसे, मतलब ये बंद हो गया सिस्टम। तो ठीक है। ठीक है। लाइव करना है क्या, क्या करे इसमें, कोई भरोसा नहीं, अब तो नहीं होना चाहिए ऐसा। कोई नहीं जानता। चलो। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डाइवर्जेंस क्या होता है ना, डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे थे, ये देखा था डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होता है, कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है, लिमिट्स, तो मतलब समझ आ गया कि जहां लिमिट, जैसे कोई भी सीक्वेंस है अपने लिमिट पे कन्वर्ज करेगी, एंड लिमिट मस्ट बी यूनिक, है ना, ये था, यूनिक और फाइनाइट होगा। सो अ सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट, मतलब ये है, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या होगी तो मैक्सिमम एक लिमिट होगी उसके पास। आगे क्या है, हम लोग ये डिस्कस किए ही थे उस दिन, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है एंड देयर लिमिट्स। तो कुछ थ्योरम्स है ना, वो डिस्कस करना है हमें, कि मोनोटोन कन्वर्जेंस, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस एंड देयर लिमिट्स। तो मोनोटोनिक हमने डिस्कस किया था कि जैसे नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, या नॉन इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग है। तो ये चार टर्म्स हमने पहली क्लास में डिफाइन किए थे, एंड मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ऐसे, फिर हम आगे आते हैं इसके लिमिट्स पे। बाउंडेड भी ऐसे हमने डिफाइन किया था कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है ना। तो लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस, है ना, कुछ जो फेमस सीक्वेंसेस हैं उसका लिमिट्स निकालना तुम्हें सीखना है। तो ये हम लास्ट क्लास में भी देख रहे थे, जैसे कह रहे हैं लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, जैसे 1/n हो गया, या 1/n² है, या sin n/n है, मतलब डिफरेंट जो कुछ फेमस सीक्वेंसेस हैं उसके लिमिट्स तुम्हें निकाल। हाँ, n/1/n, तो इस तरह जो कुछ है ना स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस हैं उसकी लिमिट्स। तो जैसे मान लो आप लोग जानते हो, ये फॉर्मूला भी है, प्रूव भी कर सकते हैं। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आता है, 1 आता है ना। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस हैं, जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/n, और इसकी पावर n, नहीं 1+1/n ना। सो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, e आ गई जैसे। तो कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस है जो लास्ट क्लास में आपने सबके लिमिट निकाले थे, तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस है। बाकी मोनोटोनिक का मैं थ्योरम पे आऊंगा तो मैं एक बार जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। जब मैं लिखा था इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में सिंपल ये था कि जो ए एन है और ए एन प्लस वन है, सो ए एन विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने डिफाइन किया था नॉन डिक्रीजिंग, है ना। सो हमने डिफाइन किया था नॉन डिक्रीजिंग, सो नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो इसमें सिंपल था कि जो ए एन होगा लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन होगी, तो यहाँ पे कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स या इक्वल भी हो सकते हैं। तो ए एन लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर ऐसे ही आया था, आगे क्या था, डिक्रीजिंग सीक्वेंस जैसे डिफाइन करूं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो सिंपल जो है ए एन मोर देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एन मोर देन और इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है। तो एन की वजह से बढ़ रही वैल्यू घट रही है, ठीक है। फिर एक मोनोटोन था या मोनोटोनिक सीक्वेंस, सो इसका सिंपल मतलब है अ सीक्वेंस विच इज आइदर, तो वैसे हम लोग जो लिखेंगे
यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग इसकी बात करेंगे, आइदर नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग, है ना, ये डेफिनेशन लिखा था हमने, इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस, है ना। बाकी बाउंडेड तुम्हें देखा ही था, बाउंडेड भी लास्ट में लिखा था। सो ये सब बेसिक टर्म्स हैं जिसकी मीनिंग पता होना चाहिए आपको, एग्जाम्पल से लिख के बताने की जरूरत है। जैसे हमने एग्जाम्पल ही बताए थे, मान लो जैसे 1/n का सीक्वेंस है, तो ये डिक्रीजिंग है ना, इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो ये डिक्रीजिंग है, ये हो सकता है। बाकी n है, सो ये इंक्रीजिंग है, इस तरह से। कुछ ऐसा सीक्वेंस है, मान लो 1 1 2 2 3 3, और इस तरह से समझ लो, तो रिपीट हो रहा है जैसे एलिमेंट्स, इस तरह से। सो इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, नॉन डिक्रीजिंग, हाँ। सो ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। या इसी को दूसरा जगह लिखो, मान लो ऐसा है 1 1 1/2 1/2 1/3 1/3, फॉर एग्जाम्पल, तो हमने इस तरह बना लिए, तो ये हमारा तो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है। तो और ऑब्वियसली देखो, जो भी नॉन डिक्रीजिंग है, तो हमने एक थ्योरम भी बताए थे कि मतलब अगर डिक्रीजिंग है तो नॉन इंक्रीजिंग होगा ही, है ना। सो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी मोनोटोनिक सीक्वेंस होंगे ऑब्वियसली, है ना, ये है। जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो भी मोनोटोनिक होगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कोई, है ना, जिसके टर्म, तो उसको नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा नहीं कर सकते हम, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसको हम नॉन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, सो दिस इज ऑल्सो 1/n इज ऑल्सो नॉन इंक्रीजिंग, ऐसा बोलना चाह रहा हूं। दिस n इज ऑल्सो नॉन डिक्रीजिंग। किसी को इसमें डाउट है, प्रॉब्लम है, तो पूछो, जो लिखा है मैंने अभी तक। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, इसको तुम इंक्रीजिंग नहीं लिख सकते, ये नॉन डिक्रीजिंग है, तो यू कैन नॉट राइट इट इंक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग may not be increasing, non increasing may not be decreasing, but converse to यहाँ पे ये है। so ये वाली सिर्फ नॉन डिक्रीजिंग है, यू कैन नॉट राइट इट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग है, यू कैन नॉट राइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये है। ये तो मोनोटोनिक की बात हो गई। बाउंडेड भी हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ। एक तो बाउंडेड एबव होता है, तो अगर ऐसे डिफाइन करो, बाउंडेड एबव का मतलब है कि ए एन जो होगा लेस देन कोई नंबर होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं सिंपली ऐसे बोल रहा हूँ कि एक ऐसा मुझे रियल नंबर एग्जिस्ट करेगी कैपिटल M, जहां M कोई फाइनाइट नंबर होगा। तो यहाँ डेफिनेशन ये होता है कि देयर एग्जिस्ट कोई कैपिटल M है रियल नंबर सच दैट, ये वाली चीज होगी। अगर ये तरह का टर्म्स का भी यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि बाउंडेड एबव का मतलब क्या है, तो ना। एबव, बाउंडेड एबव है, होता है बाउंडेड बिलो। एक टर्म आता है बाउंडेड बिलो, इसमें ऐसे ही होगा कि देयर एग्जिस्ट स्मॉल m रियल नंबर सच दैट कि जो an की वैल्यू है वो मोर देन इक्वल टू समथिंग होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से। तो ये बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो। बाउंडेड का मतलब बाउंडेड का मतलब होगा कि दोनों होने चाहिए। कोई सीक्वेंस बाउंडेड होगा इफ एंड ओनली इट इज बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, बोथ, तब जाके बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है ना। बाउंडेड का मतलब देयर एग्जिस्ट m
एंड m बिलोंग्स टू r सच दैट कि ये बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, दोनों होगा, है ना, और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या दूसरा टर्म में लास्ट टाइम डिफाइन किया था मैंने कि देयर इज m सच दैट मॉड इज लेस देन, है ना। सो आप ऐसे भी सोच, दूसरा तरीका यही था कि ऑल्सो ऐसा भी लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू r सच दैट कि मॉड ऑफ an जो होगा लेस देन इक्वल टू m होगा फॉर ऑल n। तो ये बाउंडेड का मतलब है, ठीक। सो किसी को इशू नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर कुछ एग्जांपल लिखूं, जैसे जैसे ये सीक्वेंस है, इसको ओपन करके लिखेंगे तो 1 2 3 डॉट 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 ये है। सो दिस इज बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो है क्योंकि इसका लोअर बाउंड 0 जैसे हो गया, है ना, बट नॉट बाउंडेड एबव। सो नॉट बाउंडेड एबव, ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव नहीं है, हेंस इट इज नॉट बाउंडेड, है ना। सो दिस इज नॉट बाउंडेड, इसका मतलब है therefore this is not bounded, so this is not bounded, ये चीज है। एंड दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे -n है तो ये हो जाएगा -1 -2 -3। तो ये वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है कि वैल्यू घटती जा रही है। सो दिस इज बाउंडेड एबव, सारी वैल्यू 0 से छोटी है तो 0 इज द अपर बाउंड। दिस इज बाउंडेड एबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, क्योंकि इसका कोई लोअर बाउंड नहीं जिससे वैल्यू सारी वैल्यू उससे बड़ी हो जाए, ऐसा कोई नहीं है ना, तो टर्म्स घटती जा रही है। सो नॉट बाउंडेड बिलो, और इसका मतलब भी बाउंडेड नहीं है। तो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है दिस इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। अब जैसे आएगा अगला एग्जांपल लिखूं कि 1/n है, सिंपल आसान सा एग्जांपल है ना, 1/n है। सो दिस इज, हाँ, बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो बोथ, ये अपर बाउंड इसकी 1 है, लोअर बाउंड 0 है। सो बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों है ये, क्योंकि इसके पास अपर और लोअर दोनों बाउंड है ना। तो ये जो है बाउंडेड है, इसका मतलब है कि ये 1/n जो है दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस, है ना। सो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है यहाँ तक। और कोई ऐसा बताओ जो बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव दोनों ना हो, कोई ऐसा सीक्वेंस क्या होगा? है ना, कोई ऐसे कुछ जो बाउंडेड बिलो भी ना हो, बाउंडेड एबव भी ना हो, कुछ भी ना हो, मतलब नहीं, n स्क्वायर तो बिलो से बाउंडेड है ना, 1 से हमेशा बड़ा होगा टर्म्स उसके, 1 या 1 से इक्वल, 0 बाउंड है उसका। नहीं, ये तो बाउंडेड है। हाँ, तो ये चल जाएगा ना। सो -1 की पावर n इंटू n। सो इसके टर्म्स अगर लिखेंगे हम लोग, जैसे पहला टर्म इसका होगा, n को 1 रखोगे तो -1, n को 2 रखोगे +2, -3 +4 -5 +6, तो चलता रहेगा। तो एक सब सीक्वेंस नेगेटिव हो रही है ना, मतलब -1 -3 माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी, दूसरी सब सीक्वेंस 2 4 6 इन्फिनिटी पे जाएगी। तो ये ना तो बाउंडेड एबव है ना ही बाउंडेड बिलो है ना। अच्छा, इसको लिखा नहीं, इसके टर्म्स कैसे, बात तुम्हारा पता ही है तुम लोग टर्म्स क्या है। तो दिस इज नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड एबव। तो ना तो ये बाउंडेड बिलो है ना ही बाउंडेड एबव है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बाउंडेड तो ऑब्वियसली नहीं होगा, सो दिस इज नॉट बाउंडेड। सो दिस इज नॉट बाउंडेड, तो ये बाउंडेड नहीं है, इस तरह से। ओके ना, तो बाउंडेड कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आता है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम एक आता है, वो क्या कहता है, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मेरे पास मोनोटोन कन्वर्जेंस सीक्वेंस बना है। उसके पहले उसके आगे ये कंडीशन होता है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होता है और तो उसके पास एक कम से कम एक सब सीक्वेंस ऐसा रहेगा जो मोनोटोन। बुलजानो-वेस्ट्रास थ्योरम। इसमें इसने पहले टेल डिफाइन किया है, फिर आगे जाकर थ्योरम आया है। इसने हाफ यहाँ लिखे हैं, हाफ वहाँ लिखे हैं। उससे पहले मैं आता हूँ, इस बुक में कुछ टर्म्स हैं जिसको मैं और डिफाइन कर देता हूँ। जैसे इसने डिफाइन किए हैं, टेल को कैसे डिफाइन करेंगे, टेल ऑफ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के टेल को आप कैसे डिफाइन करोगे। मतलब एम टेल बोलेंगे ए एम प्लस एन को एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एम दे आर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये लोग जो डिफाइन कर रहा है, पहले वही टेल को डिफाइन करा ना। सो टेल देखो मेन वही है कि जैसे कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी टेल एक्चुअली कन्वर्जेंट होगी। तो पहले कुछ टर्म जो है ना कन्वर्जेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, इनिशियली कुछ टर्म्स। तो अगर मैं थोड़ा टेल डिफाइन करता हूँ फिर आगे हम बात करते हैं। सो जो होगा टेल ऑफ सीक्वेंस, टेल ऑफ अ सीक्वेंस, तो कोई सीक्वेंस जैसे आपका ए एन है ना। तो जैसे ए एन एक सीक्वेंस है आपके पास, A1 A2 अप टू एन चलता रहेगा, ये एक सीक्वेंस है। अब इसके टेल को डिफाइन करना है मुझे। सो मैथमेटिकली जो डिफाइन करते हैं कि लेट an be a sequence of real numbers, तो ये एक सीक्वेंस है रियल नंबर की, और है ना टेल का मतलब होता है किस टर्म के बाद आप बात करना चाह रहे हो। मान लो 100 टेल बोलेंगे तो 100 टर्म को छोड़ के उसके आगे के टर्म्स की बात कर रहे हैं। यू कैन स्टार्ट विद द 100 टर्म, तो 100 टर्म के बाद की बात करेंगे। सो यहाँ पे दिस बी अ सीक्वेंस एंड मान लो ऐसा है m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m कोई एक नंबर है जो फिक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। सो m बी अ फिक्स नेचुरल नंबर, सो दिस इज अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर। तो जो m टेल की डेफिनेशन होगी इसमें, है ना, तो देन m टेल जो डिफाइन होता है, देन m टेल, सो m टेल का मतलब पहले m टर्म को छोड़ दो, है ना। 100 टेल अगर बोलूंगा तो 100 टर्म को छोड़ के, सो m टेल ऑफ सीक्वेंस, ये जो है an is defined as, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे इस तरीके से। तो ये भी एक सीक्वेंस ही होगा। सो ये होगा सीक्वेंस x m प्लस n, ठीक है ना। m कोई फिक्स नंबर है। सो यहाँ आप है ना, यहाँ जैसे ये लिखता हूँ तो n में बोला था ना 1 से इन्फिनिटी है, तो जैसे यहाँ भी n 1 से इन्फिनिटी, इसको खोलोगे सो a m प्लस 1 a m प्लस 2 a m प्लस 3 एंड डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। तो क्या इसमें हुआ, आप देखो इस वाले सीक्वेंस को देखो और इस वाले को देखो, क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ टर्म्स a1 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ टर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है, am प्लस 1 से, तो पहले m टर्म को हमने छोड़ दिया, तो ये m टेल इसको बोलेंगे। तो है ना 10 टेल का मतलब होगा 10 टर्म्स छोड़ दो, इस तरीके से द डिटेल ऑफ सीक्वेंस है। ठीक, अब ये टेल का इंपॉर्टेंस क्यों मैंने बताया कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी उसकी टेल ही डिसाइड करेगी कन्वर्जेंट है कि नहीं। इवन ये
इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। मतलब अगर मैं थ्योरम लिखूं इसके बारे में, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। सो लेट्स से ए एन जो सीक्वेंस है वो तुम्हारा अभी 1/n है फॉर एग्जांपल, तो ये तुम लिखोगे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि 100 टेल ऑफ ए एन, तो ये खुद एक सीक्वेंस होगा a 100 प्लस n, और इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा 1/100 प्लस n, ये वाली सीक्वेंस है एक्चुअली। सो 100 प्लस n है, इसको खोलोगे तो 1/101, 1/102 ये चलता रहेगा। तो ये 100 टेल है, मतलब पहले 100 टर्म हमने छोड़ दिए इसके। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर थ्योरम लिखूं मैं कि मान लो लेट ए एन बी अ सीक्वेंस एंड मान लो m जो है कोई फिक्स नेचुरल नंबर, फिर से वही नोटेशन है। सो ए एन एक सीक्वेंस है, m कोई फिक्स नेचुरल नंबर है, तो हम लोग ये बोलेंगे देन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ये जो ए एम प्लस एन इज कन्वर्जेंट, तो ये मतलब अगर ए एन कन्वर्जेंट होगा सो ऑल टेल विल बी कन्वर्जेंट, चाहे एम तुम कुछ भी ले लो, है ना। सो कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ जो टेल ऑफ सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा। अगर टेल कन्वर्जेंट है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एक्चुअली। तो कहने का मतलब शुरू के कुछ टर्म अगर तुम छोड़ दोगे तो कन्वर्जेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा सीक्वेंस के एक्चुअली, ठीक है। कि सीक्वेंस का टेल अगर कन्वर्जेंस है तो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, टेल अगर डाइवर्जेंट है तो सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ दैट इज, ये भी बोल सकते हैं, सो ऑल्सो यू कैन से इन अदर वे, इनफैक्ट लिमिट भी सेम रहेगी, है ना। सो ऑल्सो लिमिट ऑफ ए एन एन टेंस टू इंफिनिटी, ये वही आएगी जो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एम प्लस एन होगी। चेक करो, ठीक है जी, ये चीज है। तो लिमिट इन दोनों सीक्वेंस की लिमिट सेम रहेगी, ठीक है, लिमिट सीक्वेंस की लिमिट सेम रहेगी। तो टेल ऑफ द सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो, ठीक है ना, कन्वर्जेंट है तो बात कर रहे हैं। सो जी जी जी, इफ एंड ओनली इफ का मतलब वही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना अल्टीमेटली कन्वर्जेंट वाला, तो वो अल्टीमेटली जो तुम उस दिन है ना अर्गा पूछ रहे थे उसमें अल्टीमेटली इंक्रीजिंग अल्टीमेटली डिक्रीजिंग, तो ये है ना यहाँ पे इसने डिफाइन किया, हालांकि वर्ड है ना, वी शैल समटाइम्स से दैट द सीक्वेंस इज अल्टीमेटली कन्वर्जेंट इफ इट्स टेल हैज द प्रॉपर्टी। तो जैसे तुम जो कह रहे थे एक सीक्वेंस था n की पावर 1/n वाला कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो अल्टीमेटली इंक्रीजिंग है, तो अल्टीमेटली जो वर्ड है वो टेल के लिए यूज होता है कि सीक्वेंस का टेल अगर इंक्रीजिंग है तो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस जो है अल्टीमेटली इंक्रीजिंग है, टेल अगर डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस अल्टीमेटली डिक्रीजिंग है, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो वहाँ अल्टीमेटली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टर्म यूज होता है। ठीक है ना, तो ये जैसे जो वर्ड तुम्हें कंफ्यूजन उस दिन हो रहा था, सो वो इंक्रीजिंग नहीं था ना, ये कह रहा था जैसे इनकी पावर 1/n है, जैसे ये तुमसे पूछा जाए कि ये इसके अगर टर्म्स तुम देखो, जैसे बता रहा था n को 1 रखेंगे तो 1 रहेगी, 2 रखने पे 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5। तो एक बार चेक कर सकते हो इसमें क्या बिहेवियर है ना। क्या बिहेवियर है, ये पहले इंक्रीज कर रहा है और बाद में डिक्रीज करेगा, है ना। तो ये कैलकुलेटर तुम अभी देख सकते हो कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आ रही है। तो इस तरह का डिक्रीजिंग और बाद में फिर मैं बोल रहा हूँ डेसिमल में कितना आएगा, ये सर 1 तो 1 ही है, √2 वैल्यू कितनी आती है 1.414, हाँ √3 का क्यूब रूट कितना आएगा
नहीं नहीं, रूट नहीं है, क्यूब रूट है, 3 की पावर 1/3। 1.44। हाँ, जैसे 1.44 हो गया, सो इस तरह से है, 4 की पावर 1/4 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए कितना आ रहा है? 1.41 आ रहा है। 1.41। अच्छा, तो यहाँ पे ये बढ़ा, 1 से 1.41 हुआ, 1.4 1.41 आ गया, 5 की पावर 1/5 1.38। 38। अब ये डिक्रीज करता जाएगा, एट द एंड 1 पे आ जाएगा, है ना। तो एट द एंड ये डिक्रीज होते होते, तो पहले वही कह रहा हूँ, पहले वैल्यू इंक्रीज हुई, अब बाद में डिक्रीज होके 1 पे आ जाएगी। तो इस तरह से टर्म्स इसके इंक्रीज हो रहे थे, बाद में डिक्रीज होने लगे। तो ये सीक्वेंस, एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस है, दिस इज, क्या इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे? नहीं। क्या हम डिक्रीजिंग बोलेंगे? नहीं। सो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। बट अगर हमने पहले 3 टर्म छोड़ दिया, फिर डिक्रीजिंग हो गया, सो इसका जो टेल है, सीक्वेंस का जो टेल होगा, मतलब तुम बहुत सारे टर्म छोड़ दो, एंड के टर्म्स की बात करो, सो दैट विल बी डिक्रीजिंग एक्चुअली, बट दिस इज अल्टीमेटली डिक्रीजिंग। बट तुम ये बोल सकते हो, बट ये जो सीक्वेंस है, दिस इज अल्टीमेटली, स्पेलिंग क्या लिखा है, हाँ, सो अल्टीमेटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। अब ये अल्टीमेटली का वर्ड मतलब क्या है? तो मतलब टेल की बात कर रहा है कि टेल अगर इसका डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगा। सो अगर तुम है ना इसमें मतलब बहुत सारे टर्म्स स्किप कर दो, तो एंड के टर्म्स का बिहेवियर क्या है? तो एंड के टर्म्स का बिहेवियर ये होगा, सो मतलब एक भी ऐसा टेल मिल जाता है जो कि डिक्रीजिंग है, तो अल्टीमेटली डिक्रीजिंग होगा ये चीज है। तो अल्टीमेटली का मतलब है ये, इसका टेल जो है, तो अल्टीमेटली डिक्रीजिंग का मतलब है कि सीक्वेंस का जो टेल है, सो टेल ऑफ सीक्वेंस है ना, उस दिन कह रहा था मैं ये भी, टेल ऑफ सीक्वेंस जो है इज डिक्रीजिंग, इसका ये मतलब है कि जो सीक्वेंस का टेल है वो डिक्रीजिंग है। कब बोलेंगे? अल्टीमेटली डिक्रीजिंग है ये। आगे देखो, सो एक थ्योरम है आगे, सो आगे ये बताना चाह रहा है तुम्हें, जैसे ना कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तुम्हें बोल देता है कि मान लो कोई सीक्वेंस an-2 लेस देन 3/n है, देन व्हाट इज लिमिट ऑफ an, ये क्या होगा? अगर तुमसे ये दिया जाए, मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछता हूँ कि इफ an is this, then what is the limit n tends to infinity of an, ये क्या होगा? वो मॉड की प्रॉपर्टी खुद के सैंडविच से हम यूज किया था। क्या आएगा बताइए? हम्म, ठीक है ना, तो समझ आ रहा है लोगों को क्या हो रहा है? सो सो यहाँ पे डायरेक्ट थ्योरम है, तुम सैंडविच थ्योरम भी लगा सकते हो ना, तुम जस्ट ओपन करके सैंडविच थ्योरम लगाओगे तो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जस्ट आंसर 2 आएगा। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, पीछे मैं थ्योरम लिखा देता हूँ आगे। सो जी जी जी, ठीक है, जैसे अभी आपने सैंडविच थ्योरम की बात की, तो मैं थोड़ा सैंडविच थ्योरम पहले लिख देता हूँ, फिर क्या होता है। सो सैंडविच या स्क्वीज थ्योरम है ना, स्क्वीज डबल ही होता है ना, जो भी स्क्वीज थ्योरम, तो क्या कहता है कि आपके पास 3 सीक्वेंस है ना, देयर आर 3 सीक्वेंसेस,
सो लेट ए एन बी एन या ऐसा a n b n and c n are sequences of real number, sequences of real numbers such that कि मान लो ऐसा है a n लेस देन इक्वल टू b n लेस देन इक्वल टू c n, ठीक, इस तरह से प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अगर इसके टेल के लिए भी सेटिस्फाइड है तो भी ओके है ना। इफ इट होल्ड्स फॉर द टेल ऑफ द सीक्वेंस देन इट्स आल्सो फाइन। ये चीज है क्योंकि लिमिट अल्टीमेटली टेल पे डिपेंड करता है। सो तो अभी मैं लिखता हूँ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर इसका रेस्ट्रिक्शन अगर टेल के लिए भी होल्ड करे दैट्स आल्सो ओके, मतलब n मोर देन इक्वल टू m, ऐसा अगर है कि मैं यहाँ लिख दूं कि फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m, जहां m कोई नेचुरल नंबर है ना, इस तरह समझ लो कि m कोई m टेल की बात कर रहा हूँ। जब हम लिख रहा हूँ n मोर देन इक्वल टू m का मतलब क्या, m टेल की बात कर रहे हैं। तो अभी देख रहे थे सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का डेफिनेशन, तो उसमें क्या लिखा था मैंने कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट n माइनस l का मॉड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। तो वहां क्या मतलब, वही m टेल की बात कर रहा है कि मतलब m टर्म्स को और तुम छोड़ दो तो उसके बाद के सारे टर्म उस लिमिट के नेबरहुड में आ जाते हैं, तब वो कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही है। सो इफ लिमिट ऑफ ए एन एन टेंस टू इंफिनिटी इक्वल है लिमिट ऑफ सी एन एन टेंस टू इंफिनिटी और ये इक्वल है एल के, देन क्या होगा कि जो बीच वाला सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी एल हो जाएगी, ये मतलब है। सो एन और सी एन की लिमिट अगर एल है तो बीच वाले सीक्वेंस की भी लिमिट एल हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है, इस पे एक एप्लीकेशन लिखता हूँ फिर मैं वापस इस पे आता हूँ जो मैं लिख रहा था। इसमें किसी को डाउट है देख लो एक बार, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। जस्ट बेसिक थ्योरम है कि 3 सीक्वेंस है, इस ऑर्डर में है, ये सेम चीजें फंक्शन में भी होती हैं, तो फर्स्ट और लास्ट की लिमिट सेम है तो बीच वाले की लिमिट भी वही आएगी। हाँ m कोई नेचुरल नंबर है तो कुछ टर्म को छोड़ के, अगर ये टेल की प्रॉपर्टी है, भाई अभी तो बताया टेल क्या होता है, n मोर देन इक्वल टू m है, इसका मतलब अगर कोई नेचुरल नंबर ऐसा है मान लो 10 टर्म्स के बाद ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ये चीज है। जरूर नहीं कि n बराबर 1 के लिए होल्ड करे। सो ऐसा कोई भी एक m नेचुरल नंबर मिल जाता है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ये थ्योरम वैलिड रहेगा। m कोई नेचुरल नंबर है, m 5 हो सकता है, मान लो 5 टर्म के बाद वो सीक्वेंस इस बिहेवियर को फॉलो कर रही है, तो क्या फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, m अगर 1 रख दो तो भी ओके है ये, ठीक है ना। सो जैसे इसमें मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है एक, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एक होता है 1/n प्लस 1 अप टू लेके 1/2n, एक तो इसकी लिमिट बताओ और दूसरी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस 1 अप टू 1/2n स्क्वायर, इसकी बताना क्या आएगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं सेम चीज n क्यूब या फर्स्ट वाले में अगर वो लिमिट सब लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर क्या आएगा। बाकी लोग चेक कीजिए बताइए। तो 1/1 बताओ, जैसे इस तरह क्वेश्चन गेट एग्जाम में आते हैं, एग्जाम गेट में आते हैं। सो यू जस्ट ट्राई, जरूरी नहीं है सैंडविच थ्योरम से ही होगा, आप ट्राई करो कैसे करो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू शुड हैव एटलीस्ट वन अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। समहाउ आपके पास मेथड होने चाहिए हाउ टू सॉल्व।
ये है। तो ये हमने लिमिट एज अ सम लोअर अभी डिस्कस किया था, उसमें पहला देखा था। ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो हाँ, क्योंकि सैंडविच से प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। अच्छा, मैं सैंडविच, हाँ, तो क्योंकि उसके लिए दोनों के बाउंड है ना, इक्वल होनी चाहिए लिमिट, तभी तो हो पाएगा। ओके, पहले वाले पर लॉग 2 आ रहा है। हाँ, तो ये तो उस तरीके से हो जाएगा अगर जिन लोगों को आइडिया है। सो आई कैन राइट इट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन 1 बाई n प्लस के फ्रॉम 1 टू n, ठीक। और फर्दर इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n समेशन, n कॉमन ले लिया मैंने, सो 1 प्लस k बाई n और k फ्रॉम 1 टू n, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स, के फ्रॉम 1 टू n है तो 0 टू 1 हो जाएगा। ये लिमिट एज अ सम का फॉर्मूला है, ये कई बार हम लोग यूज करेंगे, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो हम लोग ये यूज करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n समेशन f ऑफ k बाई n, मान लो k फ्रॉम 1 से, कंडीशन भी होता है ना कि f मस्ट बी कंटीन्यूअस फंक्शन। हाँ वो लिखना पड़ेगा। तो अभी रुक जाओ, लिख देता हूँ मैं। सो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होगा तभी वो इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको हम, सो दिस विल बी एक्चुअली एफ एक्स डी एक्स, लिमिट क्या होगी 0 टू 1, सो ये आ जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट लिखूं मैं, बाकी इसके हिसाब से यहाँ कुछ अलग रहेगा तो अलग लिखेंगे, ये है। तो कहीं ना कहीं लिमिट एज अ सम फॉर्मूला का ही एक्सटेंशन है। So let f be a continuous function, यहाँ चूंकि इंटरवल 0 1 है तो 0 1 लिख सकते हो, देन ये होगा, ठीक है। और कोई रिस्ट्रिक्शन है इस पे, तो यहाँ से ओके। तो ये वाला भी वहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट सैंडविच से नहीं होगा। तो अब ये सॉल्व करोगे जैसे आप लोगों ने बताया, तो इसका आंसर log 2 आ जाएगा सिंपली। दूसरे वाले में अगर लगाएं हम, तो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला n स्क्वायर प्लस 2 है कि n स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा सेकंड का। n स्क्वायर प्लस 1, नहीं n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से है एक्चुअली वो। तो मैं इस पे आता हूँ, रुको। ये जो क्वेश्चन सेकंड वाला है ना, ये जो क्वेश्चन 2 है, दैट इज एक्चुअली दिस, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2 अप टू 1 बाई n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ओके ना। अब क्या करना है इसको, अब तुम देखो क्या कर सकते हो एक्चुअली। तो तुम चाहोगे उस तरीके से करना, तो उस तरीके से बनेगा नहीं एक्चुअली, फॉर्म नहीं बनेगा। सो तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बाउंड निकाल लेंगे। ये मान लो सीक्वेंस an है फॉर एग्जांपल, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये फॉर एग्जांपल अभी an सीक्वेंस है। तो अब तुम an का बाउंड ढूंढो, कोशिश करो बाउंड क्या हो सकता है। तो ये जो टर्म्स ऐसे n डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, वैल्यू घटती जा रही है, तो इन सब में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो इसकी है ना। ये लार्जेस्ट वैल्यू इसका डिनोमिनेटर में छोटा है, तो डिनोमिनेटर तो सबसे छोटा है, तो इसका बाउंड आ जाएगा 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, और यही n टाइम लिख दो। मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, मतलब ईच टर्म जो होगा दैट विल बी द लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। तो ईच टर्म्स के प्लेस पे हमने 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 यूज किया, तो वो अपर बाउंड आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें ये जो डिनोमिनेटर सबसे लार्जेस्ट है इसका, तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो जितने भी टर्म्स इस सीक्वेंस में सबसे छोटी वैल्यू लास्ट वाले की है, तो ईच टर्म विल बी मोर देन इक्वल टू दिस टर्म। तो ईच टर्म विल बी मोर देन इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब
एंड ईच टर्म का है तो n टर्म के लिए हमने सो दिस प्लस दिस n टाइम, तो ये इसका बाउंड आ गया एक्चुअली, जो सीक्वेंस इसका है दिस हैज बाउंड दिस। किसी को प्रॉब्लम है इसमें या मैं डिटेल में लिख के दिखाऊं? यहाँ तक ओके है ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू दिस, सेकंड टर्म। अरे भाई तो इक्वलिटी दे दिया था, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है इक्वलिटी से? इसमें मैं लिखूं 2 लेस देन इक्वल टू 3 तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इसमें कोई इशू थोड़ी है। मैं अगर लिखता हूँ 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ जी अमित तुम बताओ, फिर तो क्या प्रॉब्लम है इक्वलिटी के साथ यहाँ पे? सो हमारे पास क्या होगा? सो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप लिमिट लगा लो, ठीक है ना? तो an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn, सो जस्ट अप्लाई द लिमिट। सो यहाँ पे जब लिमिट लगाओगे आप, तो ये जो लिमिट an की लिमिट ऑफ an ये लेस देन इक्वल, यहाँ तुम क्या करोगे, ये डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, n है ना, तो ये डोमिनेट करेगा तो ये 0 हो जाएगा एक्चुअली, और ये भी आपका 2n² ये 0 हो जाएगा। तो इससे ये समझ आया कि लिमिट ऑफ an जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, ठीक है? ये चीज है, याद हो गया? तो ये सेकंड वाले का आंसर ये आ गया। थर्ड वाले में क्या करोगे? थर्ड वाले में भी थर्ड वाले में वो n² कॉमन लिया तो नीचे से हाँ, देन फॉर्म बन रही है लिमिट सब, लेकिन नहीं, वो तो 1/k², 2/k² ऐसा आ जाएगा ना, मतलब k/n² बन जाएगा, n से डिवाइड कर दिया। चलो तुम n मैंने 2 को √2 स्क्वायर लिख सकते हैं इस फॉर्मूले, लिख सकते हैं बिल्कुल, √2/n², √3/n² अप टू √10/n²। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? हाउ विल यू फाइंड? कैसे? ठीक है, हाँ तो फिर वो जो सम निकालेंगे वन का तो वो n नहीं आएगा ना, तो n/n + 1/n आएगा। फिर से कैंसिल कीजिएगा तो 1/1 + 1/n²। अच्छा, दोनों साइड बनाएगी पक्का? लिख के देखो या ऐसे ही गेस कर रहे हो? बाकी लोग लिख के बताओ। तो इसमें लिमिटेड सम क्यों नहीं लग सकता? नहीं लगा, दोनों तरफ नहीं आगे से वहां पे फेल हो जाएगा वो। हाँ एक साइड तुम्हारा 1 आएगा, एक साइड 1/2, तो कहाँ पे ये n/n² + 1 की लिमिट कितनी आएगी? कैसे? अरे भाई तुम बताना चाहिए, नहीं आता, अच्छा किया पूछ लिया आपने। देखो सो n/n² + 1, अभी ये n को इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या फॉर्म बनेगा इसका? तो क्या करते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में? आप क्या करते हो? एल ऑर्बिटल लगा लो। चलो डिफरेंशिएट करो n के रेस्पेक्ट में। हाईएस्ट पावर देंगे, यस क्योंकि ये डोमिनेटिंग है तो वैसे भी देख सकते हैं n। वन बाई, इसलिए तुम्हें मैं सयानी से, है ना, जब भी आप कोई बोलते हो लिख के बोलो, इसलिए मैं बोलता हूँ आपका सयानी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ भी बोलती बिना सोचे समझे, आप भी ऐसे ही हो। जब कुछ कुछ बोल रहे हो आप लिख के देखो ना, जब आप व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट लिख के देखो, है ना, क्योंकि ऐसे कई बार दिखता नहीं है दिमाग में, मैं भी गलतियां करता हूँ, लेकिन आप लिख के देखोगे ना तो चीजें गलती कम होंगी। सो यू जस्ट राइट, जैसे आप निकाल रहे थे तो लिख के देख लो। सो ये जैसे हो गया, n से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और n को आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो 0 हो गई, तो 1/∞ ये
0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही है। सो किसी को और डाउट है यहाँ पे? हाँ वही चीज़ है, जैसे ये डिग्री 2 का है और ये डिग्री 1 का है, तो जो हायर डिग्री है वो डोमिनेटिंग होती है, तो डोमिनेटिंग मतलब ये जल्दी इन्फिनिटी पे जाएगी दैन दिस। तो एट द एंड ये क्या होगा, ये इसको 0 की तरफ ले जाएगी, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है और न्यूमिनेटर की डिग्री कम है, तो ये एक्चुअली इसको ये इन्फिनिटी पे जाएगी तो 0 हो जाएगी, मतलब ये डायरेक्टली 0 हो जाएगी। वो उस तरह का होता है ना, जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट, जो डेफिनेशन होता है कोई एक सीक्वेंस इसका इक्विवेलेंट होता है। हाँ 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 वैसे समझ लो। तो ये एन स्क्वायर के जैसा है, समझो सिंपल एन स्क्वायर के जैसा है, तो वैसे भी समझ सकते हो आप। नहीं तो एक कॉन्सेप्ट से मान लो यहाँ पे है, एक तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो कोई पी एक्स जो है दिस भी पॉलिनोमियल, मान लो ऐसा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक, इस तरह से है पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है डिग्री एन की, तो आपसे पूछा जाता है सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ, मान लो पी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्या लगता है क्या आंसर आएगी? 0 आंसर आएगा कि ई पावर एक्स का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग में पी ऑफ एक्स से ज्यादा तेज जाता है इन्फिनिटी। हाँ तो फिर से बोलना चाहता हूँ यहाँ ई एक्स जो डोमिनेटिंग है दैन पॉलिनोमियल्स, तो मतलब जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है ई एक्स का वो बहुत ज़्यादा है दैन द पॉलिनोमियल्स, तो ये जल्दी इन्फिनिटी में पहुंच जाएगी, तो इसको 0 पे ले जाएगा खींच के। या दूसरा तरीका आप एल हॉपिटल लगा लो, तो ये n डिग्री का है, तो अगर मैं n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगी, ये कांस्टेंट आ जाएगी कहीं ना कहीं, या 0 कर सकते हैं उसको हम, और ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, कितनी बार डिफरेंशिएट करते जाओ हर बार तो ई एक्स ही रहेगा, तो एल हॉपिटल डेफिनेटली लगाओगे तो एट द एंड आपको आंसर 0 मिलेगा। सो पी एक्स कोई दूसरा तरीका भी है कि प्रिंगसन थ्योरम नाम का एक थ्योरम है, उसमें मतलब 1/e जो सीरीज को कन्वर्जन है, इसमें अगर हम n इनटू कन्वर्जेंट सीरीज करेंगे तो आंसर 0 आता है, तो वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, तो उस तरीके से भी हो सकता है। तो ये मैं बता रहा हूँ डोमिनेटिंग टर्म्स जो पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, तो एक्सपोनेंशियल का रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा है, तो ये हमेशा उसको 0 पे ले जाएगा, ये चीज़ है। अदरवाइज आप एल हॉपिटल लगा लो तो एल हॉपिटल से भी आंसर आ जाएगा ये। चलो इसका तो हो गया, अब मैं इसकी बात कर रहा था, इसको किस अप्रोच से सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, बताओ थर्ड वाले के। थर्ड तो मैंने ऐसे अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिख दिया है, अब देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे उसने बताया n से मैं डिवाइड कर देता हूँ, चलो तो n से अगर मैं डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, हाँ क्योंकि एक साइड तुम्हारा बाउंड एक्चुअली करोगे ना तो n स्क्वायर 1/2 और एक साइड 1 आएगा, मतलब एक 1 है ना, बट एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा? इंटीग्रेशन वाले मेथड क्यों नहीं लगा सकते? अच्छा इंटीग्रेशन से लगाना है, तो लगाइए, तुम्हें क्या कहना चाहते हो आप? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं चलो 1/n² कॉमन लिया तो ये बनेगा 1/1 प्लस k अपॉन अभी n² है, यही ना, तो ये बनेगा यहाँ पे, और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक, यही है ना, चेक कीजिए। नहीं यहाँ पे 1 2 3 मैंने 2n² तक ले गया हूँ मैं, सो 2n² तक क्यों ले गया हूँ, मुझे यहाँ 2n, अच्छा n² प्लस n², तो मैंने n² तक लिया एक्चुअली, k की वैल्यू 1 से n² तक जा रही है एक्चुअली, चेक करो k 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये 2n² को मैं क्या लिख सकता हूँ, n² प्लस n² ना, आई कैन राइट दिस 2n² एज n² प्लस n², तो n² प्लस 1 से स्टार्ट हुआ, n² प्लस 2, n² प्लस 3, n² प्लस n², तो k कहाँ से कहाँ तक है, तो हाँ, तो इसको अगर आप ब्रेक करो तो वेरिएबल अगर आप इसको √1² प्लस √2² अप टू n तक जा रहा है, लेकिन है ना, सर हाँ सर इसमें सर कॉचीज थ्योरम फर्स्ट थ्योरम लगा दीजिए ना, सम करके मिन करके जो आंसर आएगा वही से हाँ उससे भी कर सकते हैं बिल्कुल। नहीं सर वैसा नहीं होगा क्योंकि ये
सीक्वेंस ही नहीं है, मतलब सीक्वेंस होना पड़ेगा ना। सीक्वेंस क्यों नहीं है? अच्छा उसके लिए A1 A2 AN, हाँ वहां पे ये है क्वाची सीक्वेंस होना चाहिए। A1 नहीं A1 A2 A3 AN, तो यहाँ पे तुम AK को कैसे लिखोगे, तो उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कोई फिक्स टर्म लिखो उसमें भी N आएगा, है ना, तो N डिपेंडेंट रहेगा ये। वो जो आपने एन लिखा ना ऊपर में, हाँ पर वहाँ 1 to n किया था ना, तो 1/2 आ जाएगा, 1 2। वो तो ठीक है, अगर इसका कोई आंसर तो होने चाहिए, है ना। इसका आंसर सर हाफ से 1 तक बीच आएगा। हाँ बीच तो आएगा, बट एग्जैक्ट क्या आएगा? देखो बाउंड पता चल रहा है, देखो तो इसको आगे देखते हैं, रुक जाओ। तो इसका ना अभी सोचना पड़ेगा, इस तरीके से करोगे, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से n स्क्वायर तक है, तो k को अगर तुम रूट k करना चाहो तो फिर वहां से, हाँ तो कितने टर्म्स बढ़ जाएंगे? 5/2 आएगा शायद। पाई/2 किसके इक्वल आएगा? 1.57, लेकिन ये तो हाफ से 1 के बीच में आंसर आएगा इसका। सैंडविच थ्योरम तो ये कह रहा है हाफ से 1 के बीच में आएगा। तो मेरा डाउट था कि यहाँ पे जो हम आर देते हैं वो हर बार इरेशनल होता है कि रास्ता भी चल सकता है, मतलब यहाँ पे √2 √3 आ रहा है तो ऐसा तो हम लोग जो फॉर्मूला जनरली जो डिफाइन होता है उसमें तो है ना नेचुरल नंबर्स ही रहता है एक्चुअली, बट यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे ना उससे। तो मुझे लगता है ऐसे ही लिख दिया, कुछ भी देखता हूँ, ट्राई करते, ये मैंने खुद ही अपने मर्जी से लिख दिया है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको ट्राई करता हूँ, ये तुम्हें ट्राई करके देखना क्या होगा, तो आगे बढ़ता हूँ। लिमिट से वो इंफिनिटी आ रहा है। हैं रुको, मैं इसको लिख के देख ही देता हूँ। चलो तो ये क्वेश्चन था हमारा कि जो ये क्वेश्चन हमें लिखा है n/n² + 1 n/n² + 2 एंड अप टू यहाँ पे तुम्हारे पास है n/n² + n², मैंने ऐसा लिख दिया ना इसको, n² + n² है एक्चुअली। तो n² + n कर सकता था, वो तो मैंने अपनी मर्जी से बना दिया ऐसा, n² + n भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। n² + n करते तो क्या आता, तब आंसर आई थिंक आ जाता। एक मिनट, तो अगर मैं ऐसा लिखता इसको, एक मिनट, इसको ना 2n² के बजाय इसको तुम ऐसा लिखो, मेरा इसको हटा दो, तो अभी थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ऐसे इंफिनिटी आएगी। है ना। सो यहाँ से मैं अगर लिख दूँ ये n² + n है, मतलब यहाँ पे n² + 1 n² + 2 n² + 3 अप टू n² + n है, ठीक है ना, n टर्म्स लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ n² + n करो इसको, अब देखो क्या होगा। सो क्या आएगी इससे अब? 0 आएगा, अब बताओ, अब देख के बताओ, हाँ इससे 0 है। कैसे? ये जो an है इसमें क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। n² / n² + 1 मोर देन इक्वल, सॉरी, है ना, और यहाँ से आपका आ जाएगा, मतलब ये समझ लो यहाँ पे n² क्यों लिखा हूँ मैं, बिकॉज ये तो टर्म्स हैं, तो इसका लार्जेस्ट टर्म ये होगा। सैंडविच लगाओ, चलो मैं सैंडविच पे ही बना रहा था क्वेश्चन, मतलब खुद से ही बनाया मैंने ये, तो सैंडविच पे ही बनाना चाह रहा था। सो यहाँ पे n/n², बस टर्म्स n है इसमें, n टर्म्स ही लेना चाह रहा था। सो ये हो गया, और इनटू n, सो इसमें जो टर्म्स की जो लार्जेस्ट वैल्यू ये है, तो इसका n टाइम हो गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू वो है n टाइम हो गया। अब तुम इसमें लगा दो लिमिट, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, इस पे लिमिट लगा दो, तो लिमिट जब लगाओगे तो ये n² / n² + 1 है, चेक करो तो ये 1 आ जाएगी,
और ये n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 ये भी 1 आ जाएगी, तो यहाँ से आंसर 1 आ जाएगी, चेक करो। ये क्वेश्चन में यही लिखना चाह रहा था, वो n तक, n टर्म्स तक, तो ये है एक्चुअली। सो ये हमारे पास है, तो आंसर इज दिस वन। हाँ आना तो चाहिए ना, क्या आना चाहिए? इस लेवल में तो आना भी चाहिए। हाँ क्वेश्चन है, कुछ तो आंसर होगा। देखो एक्चुअली अगर कोई सीक्वेंस लिखा हमने तो कुछ तो आंसर तो होगा, चाहे वो 0 हो, 1 हो, इन्फिनिटी हो, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट हो, मतलब जो भी हो आंसर तो आएगा। सही बात है, अगर वो भी मैंने लिख दिए क्योंकि मैंने खुद से ही लिखा ना ये। सो मेरा अच्छा मतलब वही था, हर जगह n टर्म्स में ले रहा हूँ। अच्छा बीच वाले में मैंने वो ऐसा तो नहीं किया गलती, आंसर किसका निकाला मैंने बीच वाले में? यहाँ भी मैंने कैलकुलेशन, वो सही है बीच में। अच्छा वो तो कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि, अच्छा क्योंकि वहाँ पे n अपॉन 2n स्क्वायर था, इसलिए इशू नहीं हुआ, वहाँ भी 2n स्क्वायर तक कर रखा है, ठीक है। मैंने इसका सॉल्यूशन ट्राई किया, आपको पर्सनली भेजा, एक बार वो भी तैयार है। जी जी जी, तो वन प्लस टू और तो टू स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद क्या आएगा, पैटर्न फॉलो नहीं करना, n प्लस वन, n प्लस टू और टू स्क्वायर होना चाहिए। तो आपने सीरीज बना दिया और n स्क्वायर बाई n, लेकिन ये सम तो k पे है ना, डाइवर्जेंट है एग्जैक्टली, सम तो k पे है, तो k पे तो डाइवर्जेंट है, तो वैसे डाइवर्जेंट हो जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि सम तो k पे है ना, तो k पे है, लेकिन k कहाँ से कहाँ तक है? k तो n तक ही है ना, n इन्फिनिटी तक है। चलो देखो, तो सुबह मैं ट्राई करता हूँ। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लिखे, ये तो हो गया ना, उस क्वेश्चन की बात करता हूँ जो मैंने पहले लिखे थे। तो तुमने जो भेजे हैं, तो हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, ये ना। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, तो जो an मैंने लिखा है 1/n² प्लस 1 n² प्लस 2 अप टू 1/n² प्लस n², ये लिख दिया था ना। तो इसका अगर तुम स्टिल ट्राई करना चाहो, तो मैं इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक करूँ तो क्या होगा? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसा 1/n² प्लस 1 से लेके, हाँ नहीं नहीं वो n वाला ना, हम n लिखे थे ना, n भूल गया मैं, ये क्वेश्चन था ना हमारा तो एक्चुअली वो, ये तो डेरिवेटिव हाँ कैसे? नॉर्मल सैंडविच नॉर्मल सैंडविच से कैसे लगाओगे? नॉर्मल सैंडविच से चेक करो, लगा के बताओ। अच्छा यहाँ से जैसे कह रहा है, कई सारे अप्रोच हो सकते, एक्चुअली मैं, एक्चुअली हमने ट्राई नहीं किया। देखो जैसे अगर जो कह रहा है वो मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम, n टाइम ना, तो n² हो जाएगा ना, वो n इंटू n। हाँ एक मिनट रुको, जैसे हम इसको लिखेंगे, an का बाउंड क्या है बताओ, अपर बाउंड क्या होगा? तुम जो कहना नहीं नहीं, लार्जेस्ट टर्म तो ये है,
इंटू एन होगा ना, ये तो कितने टर्म्स है, अच्छा एन स्क्वायर टर्म्स है ना, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इसमें कितने टर्म्स है, टर्म्स काउंट कर लो पहले, कितने टर्म्स है टोटल, 1 2, कहाँ तक जा रहा है, एन स्क्वायर तक, ये वही थर्ड क्वेश्चन जो मैंने लिखा था। सो ये वाला क्वेश्चन है ना, पहले मैंने चेंज कर दिया बाद में, ये 2n स्क्वायर लिखा था ना। सो ये थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिखे थे, देखो हर क्वेश्चन का आंसर तो आएगा, बस ट्राई करने की बात है, डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ेगा। सो देखो सैंडविच लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स कितने, एन स्क्वायर टर्म्स हैं, एक्चुअली हमने ट्राई नहीं किया इसको सॉल्व करने का, और यहाँ पे एन अपॉन वहाँ पे है एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर टर्म्स हैं एक्चुअली। टर्म्स कितने हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ this quantity is less than equal to this one, मतलब n upon n square plus 1, this quantity is less than equal to n upon n square plus 1, this quantity and so on, this is less than equal to n upon n square plus 1, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका अपर बाउंड n स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म्स है, ये ध्यान नहीं दे रहे थे हम, जो माइंड में मैं भी कर रहा था, मैं n ही मल्टीप्लाई कर रहा था, तो अभी एक्चुअली इसमें तो n स्क्वायर टर्म्स हैं एक्चुअली, और यहाँ है तो आ तो जाएगा, लिमिट लगा लो। सो लिमिट n टेंस इनफिनिटी, अब यहाँ लिमिट लगाओगे तो n क्यूब हो गया, तो न्यूमरेटर डोमिनेटिंग है, n क्यूब है ना, यहाँ n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगी और ये भी इन्फिनिटी पे जाएगी। सो आई थिंक आपने जो भेजा था वो भी फिर सेंस बनाएगा, है ना, क्योंकि समेसन k है और k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी टाइप का हो गया, तो डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास आंसर, तो आपके पास आंसर आया कि लिमिट an इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कोई फाइनाइट नंबर लिमिट होनी चाहिए, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर एक्चुअली, सो दिस मींस डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो मतलब सो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, चेक कर लो। तो आप लोग भी शायद यही गलती कर रहे थे, हम लोग क्या ना मतलब जब मेंटली कर रहे थे तो यहाँ n मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट देयर आर n स्क्वायर टर्म्स एक्चुअली, है ना, सो देयर आर n स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म्स। किसमें, सेकंड में, हाँ तो वहां भी हमने गलती किया, इसका मतलब एक चेक कर लो, हमने यहाँ कितने टर्म्स लिखे थे, यहाँ कितने टर्म्स हैं, नहीं यहाँ भी तो सही कह रहा है वो, तो चेक करो यहाँ हमने सॉल्व जो किया एक्चुअली कितने टर्म्स है इसमें टोटल, एग्जैक्टली सही कह रहा है, 1 2 और कहाँ तक जा रहा है ये, तो जैसे ये एक्चुअली सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया एक्चुअली, तो सॉरी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा, सो ये रहेगा तो क्या होगा, तब जाके ये जो सॉल्यूशन एक्चुअली इस क्वेश्चन का है, एक बार चेक कर लो, ठीक है सर n स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई करें, हाँ राइट, क्योंकि यहाँ फिर से हमने दिमाग में ना वही n टर्म्स अज्यूम कर ली एक्चुअली, यहाँ गलती ये हुई है कि हमने जस्ट n टर्म्स अज्यूम किए हैं, लेकिन जबकि टर्म्स कितने हैं इसमें 1, सो अब चेक करो अब कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस n कर दिया मैंने, यहाँ भी ना मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, सो यहाँ भी हमने इसको भी मैं n स्क्वायर प्लस n पहले करता हूँ, बाद में 2n स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, सो n स्क्वायर प्लस n है, तो n स्क्वायर प्लस n है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब चेक करो कितना आएगा, 1 क्यों आ जाएगा, अभी तो डिनोमिनेटर नोमिनेटिंग है ना, उसमें वो हो जाएगा, हाँ जब n स्क्वायर टर्म्स आएंगे तब 1 आ जाएगा, मतलब दूसरा क्वेश्चन अगर लिखूंगा जो पहले मतलब जो था एक्चुअली आंसर 1 आएगा, हाँ समझ आ रहा आप लोगों को, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता, जो पहले क्वेश्चन लिखे गए थे, अभी मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया तब आंसर ये आया, जो पहले क्वेश्चन था वो लिख देता हूँ, तो जो हमने पहले लिखे थे कि व्हाट इज द लिमिट, तो एक चीज यहाँ मिस्टेक क्या हुई है, टर्म्स काउंट नहीं किया हमने ठीक से, 1 बाई मैंने यहाँ पे 2n स्क्वायर लिख दिया था ना, ये चीज है, तो यहाँ मुझे n स्क्वायर प्लस n लिखना था, मतलब दिमाग में मेरे वही चल रहा था, सॉल्यूशन मैंने उसके हिसाब से लिखे हैं, बट यहाँ 2n स्क्वायर है फिर से, तो अब इसका सॉल्व करोगे जब इसको मान लो ये an है फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज लिमिट an n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ क्या होगा an का बाउंड, तो ये जो टर्म है दिस इज द स्मॉलेस्ट टर्म राइट, सॉरी लार्जेस्ट टर्म, ये लार्जेस्ट टर्म है, तो लार्जेस्ट टर्म है तो 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर होगा, एंड वो जो टर्म वहां पे है
2n² को मैं ऐसा लिख देता हूँ n² प्लस n²। ये जो 2n² है क्या है, n² प्लस n² है एक्चुअली। तो n² प्लस n², तो पहला n² तो फिक्स है, दूसरा n² इंक्रीज हो रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन n² प्लस n² वाला है, n² प्लस n को हमने वहां सॉल्व किया है। तो जब n² प्लस n होगा तो n टर्म्स होंगे, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई होगा। उस केस में वहां हमने सॉल्व किया, 0 आंसर आया था। अगर n² प्लस n² है, 2n² की बात कर रहा हूँ ना। एक बार ठीक से सॉल्व कर लो, तो यहाँ कितने क्वेश्चंस हो गए, ठीक से सॉल्व करो फिर मेरे साथ डिस्कस करो। सो यहाँ n² टर्म्स एक्चुअली यहाँ पे ये बाउंड रहेगा। तो जब लिमिट ऑफ an निकालोगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये चेक कर लो एक बारी। अब क्या आएगी, तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं बता पाओगे तुम, है ना। तो यहाँ इस तरीके से फिर सैंडविच से एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा, फिर ये हाफ से 1 के बीच आएगा। तो अब यहाँ आपको लगाने पड़ेंगे दूसरा कोई अप्रोच। क्या लगाओगे इसमें, थोड़े ऐसे क्वेश्चन इसलिए बुक से देख के लिखना चाहिए, कुछ भी लिख देते हैं ना तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल किया, लगाओ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल से इम्प्रॉपर से कर सकते हो, क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं सैंडविच अभी नहीं लगेगा ना, सैंडविच एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। तो मैं वापस आता हूँ, मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखना चाह रहा था, कि मैंने खुद से ही क्वेश्चन लिखे हैं बना के ना। तो पहला तो ओके था ना, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले में n टर्म्स है, इट्स ओके, 2n है तो n प्लस n। यहाँ n² प्लस 1 से अभी मैंने क्वेश्चन चेंज किया, n² प्लस n है, तो इसके लिए यहाँ n² प्लस n टाइम और n² प्लस n टाइम, तो इसका आंसर 0 है, ये ओके है। यहाँ n² प्लस n तक होगा। अगले वाले में यहाँ भी मैंने n² प्लस n कर दिया था, तो इसके लिए हमने सॉल्व किया यहाँ पे। सो ये तो n² प्लस n² वाले का था। वाले में वो इंटीग्रल तो फेल कर जाएगा, थर्ड वाले में लिमिट सम क्यों फेल कर जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने जो फॉर्म पढ़े ना वहां पे हमने ये पढ़ा ना k की वैल्यू 1 to n लेते हैं, तो आप उसको उसमें ब्रेक कर सकते हो। कितने काउंटेबली में नहीं तो आएगा वहां भी। ये कहाँ गया, बहुत आगे आ गया। तो यहाँ तो मुझे डिस्कस करना था, मैं पीछे चल रहा हूँ अभी। ये लिख रहे थे ये वाला, हाँ ऐसे क्वेश्चन में सर वो जो n² प्लस 1 n² प्लस n रहता है और n2 n² रहता है, तो फिर सेम आएगा 1 1। हाँ, वो तो हमने वहां लिखे हैं ना, वो तो हमने यहाँ लिखे थे। वो तो इस तरह से हमने n² प्लस 1 की जगह पे आपने अगर n लिखा था तो 1 आएगा। अच्छा n² प्लस n से स्टार्ट करेंगे, n2 n² तक। एनीवे मैं कुछ बुक से ना क्वेश्चन लिख देता हूँ, इससे ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी डिस्कस करने में टाइम पास हो रहा है। तो इसमें मैं सीधा आता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चंस करने तो बुक में है ना, इसलिए बनाए हुए क्वेश्चन रहते हैं। हम खुद से कई बार बनाते हैं तो गलत हो जाता है। तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं या जो PYQs हैं, हाँ यहाँ तक तो यही है जी। अब वो निकालना पड़ेगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो फर्दर चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए चेक कर सकते हैं जी। सर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस यदि उसको बोलेंगे तो वो अपने इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता है। यस, हाँ अभी वो लिखूंगा मैं, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है ना वो, कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और अगर बाउंडेड है तो दैट विल कन्वर्ज टू इट्स लोअर बाउंड, इन्फीमम वैल्यू जो है उस पे। सर लास्ट क्वेश्चन में वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इसका इन्फीमम वैल्यू आएगा। सो अगर यहाँ पे लगाऊं, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ना,
तो इसको अगर हम बात करें तो ए एन इज एक्चुअली, चलो इसको देख लेते हैं, ये क्या होगा, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे मैं ए एन यहाँ लिख रहा हूँ तो हमारा ए एन है एक्चुअली, ये तो ऐसा लिख लो एन स्क्वायर प्लस के फ्रॉम 1 to n स्क्वायर, ये है ना। सो इफ यू राइट a1, a1 यहाँ पे क्या होगा, n को 1 रख दिया मैंने, हाँ इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म तो ऐड हो रहा है ना। तो देखो n को 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ये के 1 से n तक ही जाएगा, तो 1 थी तो 1/2 रहेगी। और a2 लिखोगे तो कहाँ तक जाएगा, तो पहले हमें, तो ये रहेगा k फ्रॉम 1 से लेके 4 तक हो जाएगा, एन 1/n को मैंने 2 रखा है तो 4 प्लस k, ठीक है। तो इसको ब्रेक करोगे क्या आएगा, ये तो 1/5 प्लस कितना 4 तक जाना, 1/5 6 7 8, बताओ वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, कैसे कंपेयर करोगे। हम्म, सीक्वेंस ही तो नहीं बन रहा है, सीक्वेंस ही नहीं बना रहा दो ना। जगह में n इक्वल पे ना, हम्म, k इक्वल्स टू 1 to n स्क्वायर में एक बार n इक्वल पे और एक बार मतलब पहले टर्म में भी तो n n इक्वल पे, इन्वॉल्व है सीक्वेंस ही तो नहीं है। क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है ना ये। A3 क्या होगा अगर ऐसे लिखूं तो, यहाँ पे, हाँ क्योंकि सीक्वेंस जनरली क्या होता है कि यू कैन राइट ए एन, तो ये ए एन एक्चुअली, अच्छा ये तो ऐसे एक्चुअली सीक्वेंस सही बात है, यहाँ से n से लेके n स्क्वायर तक जा रहा है, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक, तो n को 1 रखूँ तो 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर तक, n को 2 रखूंगा तो 2 स्क्वायर प्लस 1 से लेके 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर तक, है ना। ओके, n को 3 रखूंगा तो 3 स्क्वायर से लेके इस तरह से। इसको अभी स्किप करो, ये मैंने ऐसे ही लिख दी, इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं, इसको देख लेंगे बाद में, हटाओ। अभी मैं काम की चीज़ पे आते हैं जो मैं बताना चाह रहा था, उसका भी टाइम खत्म हो गया। तो मैं अभी इस थ्योरम पे था, कहाँ गया ये थ्योरम हम डिस्कस करने वाले थे, ये वाला मैं थ्योरम डिस्कस करने वाला था, इसमें पीछे चले गए। तो ये तो है ना, यहाँ से सैंडविच थ्योरम आ गया था, सैंडविच थ्योरम डिस्कस करने लगे थे। तो इसको तुम ऐसे ही बता सकते हो, तो सिंपल तुम सॉल्यूशन एक तो तुम लोगों ने बताया कि अगर ए एन को तुम ब्रेक कर लोगे लिमिट में, है ना, इस तरह से है। सो यहाँ मुझे लगता है कि इक्वलिटी लगा देता हूँ, तो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इक्वलिटी नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये मर्जी है तुम्हारी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3/n और यहाँ 2 - 3/n, लेकिन जब लिमिट लोगे तो इक्वलिटी का साइन आ सकता है ना। सो इट विल कन्वर्स 2 2 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो लिमिट आ जाएगी ए एन की, दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअली 2 जी, क्योंकि मैं ये थ्योरम बता देता हूँ। तो यहाँ थ्योरम ये है कि लाइक अगर इफ ए एन इज लेस देन बी एन इज लेस देन सी एन, मान लो एग्जाम्पल के लिए, देन इफ यू अप्लाई लिमिट, देन लिमिट ऑफ ए एन विल बी, ये थ्योरम है, लिमिट ऑफ बी एन विल बी लिमिट ऑफ सी एन, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट है, इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। सो लिमिट में भी इक्वल हो सकता है, सीक्वेंस कभी इक्वल ना हो। एग्जाम्पल के लिए 1/n, जैसे 1/n+1 1/n+2, इन तीनों में क्या रिलेशन है, नहीं कम है ना, तो यहाँ पे ये ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। देख लो ये ऑर्डर है, यू अप्लाई लिमिट, तो क्या होगा
तो तीनों की इक्वल आ जाएगी ना, तो समझ आ रहा है इक्वलिटी क्यों जरूरी है, ये चीज है। इफ यू अप्लाई द लिमिट, सो लिमिट ऑफ 1/n इक्वल है इनफैक्ट, तो ग्रेटर इक्वल टू लिख सकते हो तुम, लिमिट ऑफ 1/n+1, ये इनफैक्ट इक्वल है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जरूरी थोड़ी कि सीक्वेंस अगर इक्वल नहीं है एक दूसरे के तो उसके लिमिट भी इक्वल नहीं होंगे, लिमिट इक्वल हो सकते हैं, इसलिए इक्वलिटी लगा है, ठीक है। हो सकता है दोनों का लिमिट इक्वल आ रहा हो, लिमिट इक्वल हो सकता है, सो दैट्स व्हाई वी अप्लाई लिमिट, ये थ्योरम है। सो यहाँ पे 1/n की लिमिट, 1+1 की लिमिट और n+2 की लिमिट, ये आपका दोनों है ना सब 0 हो गया, ये चीज़ है। तो ठीक है, सो अगर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है सीक्वेंस में तो लिमिट में इक्वालिटी लगेगी, बिकॉज लिमिट में भी इक्वल ऑल्सो। अरे भाई ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में n का ही इंपॉर्टेंस है, तो n टेंस इन्फिनिटी ही रहेगा। फंक्शन में कोई भी वैल्यू रहेगा तो ये सेम रूल लागू होगा। तो इसमें क्या है, मान लो fx लेस देन इक्वल लेस देन gx लेस देन hx, जब सीक्वेंस में n आता है तो लिमिट n टेंस इन्फिनिटी पे ही बात करेंगे कन्वर्जेंस का, बीच में किसी और नंबर पे क्यों बात करेंगे हम। मान लो ये hx है, देन लिमिट x टेंस टू कोई भी नंबर, तुम्हारा जो भी फेवरेट नंबर कोई भी ले लो, fx में भी इक्वल टू, सो लेस देन इक्वल टू x टेंस टू a gx, ये हो सकता है। अब तुम यहाँ कोई भी नंबर ले लो लिमिट a पे, तो वो सीक्वेंस में तो n वेरिएबल है, तो n लार्ज है, तो कन्वर्जेंस का मतलब है n टेंस टू इन्फिनिटी पे बात करेंगे। n टेंस टू 1 क्यों लेंगे हम, वो तो पहला टर्म आ जाएगा, n टेंस टू 2 लेंगे दूसरा टर्म आ जाएगा, तो हमें तो कन्वर्जेंस की बात करनी है, ये तुम लगा लो, ठीक है। तो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, सीक्वेंस है उसका n, कुछ और क्यों लोगे। तो मैं भी लास्ट थ्योरम ये लिख देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-3 बहुत स्टैंडर्ड थ्योरम है ना, बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम है, वो क्या नाम है, कई सारे थ्योरम्स है ना जो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की बात करता है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है, तो इस तरह से। हाँ वो तो टेस्ट वो सीरीज का है, तो सीरीज स्टार्ट, अभी सीक्वेंस पढ़ रहे हैं हम लोग भी जस्ट सीक्वेंस डिस्कस कर रहे हैं, सीरीज अगले आगे एक क्लास में लगता है और सीक्वेंस में लगेगा, तो भी बेसिक जस्ट सीक्वेंस के टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं ना। ठीक है ना, तो अभी हम लोग वो तो रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, सैंडविच, सॉरी वो जो कॉची कंडेंसेशन, ये सब सीरीज का टेस्ट है। अभी हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, सीरीज नहीं, तो सीरीज का टेस्ट है वो। तो जो बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम है या मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है, तो ये सब सीक्वेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक थ्योरम ये था, बस ये कहना चाह रहा है, ये थ्योरम कहता है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये कई बार ना स्टेटमेंट, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में ना बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन या डेफिनेशन बेस्ड आएंगे, तुम्हें चूज करना होगा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, तो वहां तुम्हारे पास बहुत सारे है ना, ये तो रिजल्ट याद हो, एग्जाम्पल्स पता हो, डेफिनेशन ठीक से याद हो, तब जाके चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो ये जो थ्योरम है इसको मैं लिख के बस कंप्लीट करूंगा आज की क्लास, तो फिर मतलब नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस का थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही या एक क्लास आगे, उसके बाद सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये थ्योरम ये कहता है कि लेट an be a sequence of real number, ये sequence of real number है, ठीक है। so this be a sequence of real number and मान लो a कोई नंबर है जो कोई फिक्स रियल नंबर है, a कोई स्मॉल a कोई फिक्स रियल नंबर, या l मान लो फॉर एग्जांपल l कोई फिक्स रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक। अब बोल रहा है आपसे कि इफ कोई नया सीक्वेंस मान लो bn है, bn be a sequence, so bn बोल रहा है be a sequence of bn be a sequence of positive real number, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ, जैसे 1/n है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन लिमिट 0 होती है, 0 पॉजिटिव नहीं है, तो लिमिट है ना
जरूरी नहीं पॉजिटिव होगी. सो Bn be a sequence of positive real number such that कि लिमिट ऑफ Bn n टेंस टू इन्फिनिटी 0 हो जाती है. सो Bn सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, मान लो 1/n या 1/n² 1/n³ ये सब सीक्वेंस क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर की है और इसकी लिमिट 0 है. तो उस तरह का सीक्वेंस हो. अब इसके बाद ये बोलता है, ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया. अब बोल रहा है कि इसमें आगे लिखना है एंड इफ फॉर सम c, कोई c कोई कांस्टेंट है मोर देन 0, फॉर सम c मोर देन 0 m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये आपको दे रखा है इंफॉर्मेशन. तो बोलना क्या चाह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा हो तो m, देखो m यहाँ पे कहीं ना कहीं m टेल की बात कर रहा है वो. अगर ऐसा हो रहा हो कि फॉर सम c मोर देन 0 है एंड दिस, और साथ में आपको ये भी दे रखा है एंड an माइनस l, ये है लेस देन c टाइम bn. मान लो ये है लेस देन इक्वल टू या लेस देन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m. तो फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m का क्या मतलब, m टेल की बात करें, पहले m टर्म को छोड़ भी दो तो टेल की बात कर रहे हैं. सो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा इसका, देन इस थ्योरम में कंक्लूजन क्या है, ये तो अजम्पशन था, अभी तक ये इतने सारे अजम्पशन थे. सो देन क्या होगा, व्हाट इज कंक्लूजन, l कोई रियल नंबर था, an कोई सीक्वेंस था, यहाँ पे an l आया, bn कोई सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी लिमिट 0 है, और बोल रहा है कि फॉर सम c मोर देन 0, और m कोई नेचुरल नंबर है जहां पे ऐसा हो रहा है an माइनस l लेस देन इक्वल टू c टाइम bn है. सो व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट ऑफ an, लिमिट ऑफ an n, तो ये l हो जाएगी एक्चुअली. तो ये इस थ्योरम का कंक्लूजन है कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं आपको देखने को मिले, इसका मतलब है कि an की लिमिट l है एक्चुअली. तो वही मैं वहां लिखने की कोशिश कर रहा था. तो ये जो एग्जांपल हमने बनाए थे ये इसी बेसिस से बनाए थे कि an माइनस l लेस देन 3/n, तो c की जगह 3 है और bn की जगह 1/n है. ऐसा हो रहा है ना, इक्वल लगा सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है. तो इस केस में ये थ्योरम कहता है कि जो लिमिट होगी वो 2 होगी. डायरेक्ट ये सब बिना किए बिना आप डायरेक्ट बता सकते हो कि थ्योरम की लिमिट 2 होगी, तो वो थ्योरम का कंक्लूजन है. नहीं याद है तो ऐसे प्रूव भी कर सकते हो, ये चीज है. सो ये थ्योरम ये कह रहा है, ये थ्योरम का जस्ट एक स्टेटमेंट है. तो इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, देन यू कैन कंक्लूड दिस. ठीक है ना. सो इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ. तो मे भी मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस की थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग मेनली क्वेश्चंस देखेंगे कि सीक्वेंस पे जैम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो वो हम कल सॉल्व करेंगे. तो अभी हम लोग बेसिक है ना यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे. आगे मुझे अभी लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड सीक्वेंस, इसमें थ्योरम रह गया थोड़े से, तो एक दो, हाँ ये टर्म रह गया, कॉची सीक्वेंस क्या है ये रह गया. तो नेक्स्ट क्लास में ये डिफाइन करूंगा कॉची सीक्वेंस क्या है. तो अभी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे. एक तो कॉची सीक्वेंस क्या है ये डिस्कस करना रह गया, है ना. डेफिनेशन अलग है, कॉची सीक्वेंस क्या होगा, फिर एक बोल्जानोव-स्ट्रास थ्योरम क्या है, फिर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है, फिर कुछ, हाँ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस भी है, वो भी है, उसको भी डिस्कस करना है अभी. सो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, तो ये सब अभी रह गया, उसको आगे डिस्कस करते हैं अभी. सो कॉची सीक्वेंस, बोल्जानोव-स्ट्रास थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ये सब है. और कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस हो गया. ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैम गेट के. हाँ बोलो. सबसीक्वेंस है हाँ ये सब भी अभी आ गया. इसमें पूरा लिखा नहीं है डिटेल में क्या, इसलिए मैंने कहा इसमें अभी डिस्कस करना बाकी है बहुत सारी चीज़ें. ये सब ये तो सीरीज का आ गया. सब सीक्वेंस हो गया, अभी डिस्कस करना बाकी है. लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, ये सब तो बाकी है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है ना. तो इसमें अभी तो बाकी है बहुत सारी चीज़ें, जैसे सब सीक्वेंस क्या होगा, है ना, सब सीक्वेंस, लिमिट सुपीरियर क्या है, लिमिट इंफीरियर क्या है, ये है. ये सब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना बाकी है अभी, तो बेसिक ही किया है ना. कोई नहीं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं आगे. तो पहले थ्योरी को कंप्लीट करता हूँ, फिर क्वेश्चंस देखेंगे जैम गेट में क्या आया है. एक्चुअली
एक्चुअली ना बुक देखना पड़ेगा और क्या क्या टॉपिक है, एक्चुअली कंटेंट ना भूल जाते हैं। सो हाँ, जो सिलेबस में मिलनी है वो डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं बट ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ। बाकी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जो भी असाइनमेंट्स हैं यू कीप सॉल्विंग, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है करो, नहीं तो फिर हम डिस्कस तो करेंगे ही। सो बाकी तुम पढ़ते रहो, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ से मैं कल कंटिन्यू करूँगा, ये सब डिस्कस करेंगे, फिर सीरीज पे आएंगे, पहले सीक्वेंस हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो अभी के लिए थैंक यू, बाकी जिनको गेट क्लास अटेंड करना रुक सकता है, बाकी जा सकते हो ना।